गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका मतलब ये शब्द जो समष्टि आता है इसका मतलब होता है समस्त से बना है। ये किससे बना है? समस्त से। और समस्त को बोलते हैं एग्रीगेट। समस्त को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। तो इसका मतलब हम जो यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं वो एग्रीगेट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी का एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेशनल इनकम, जिसके बारे में इसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, जबकि सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक लगता है अगर हमें ये प्रॉपर वे में समझ आ जाए तो। देखिए, इस नेशनल इनकम के अंदर हम लोग आज आपको वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, ये वैल्यू एडेड मेथड है क्या? वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स की वैल्यू ऐड होते 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 फाइनल प्रोडक्ट तक जाते जाते वैल्यू एडिशन के कारण से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यू ऐड हो रही है वो क्या है? सबकी इनकम है जो उसमें ऐड होती जा रही है प्रोडक्ट के अंदर। तो वैल्यू ऐड हमको केवल और केवल यहाँ पर नेशनल इनकम के अंदर सबकी इनकम ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कितनी वैल्यू एडेड है टोटल, हमें वो कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई इट इज वैल्यू एडेड मेथड। हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? और पहली बात, इस वैल्यू एडेड मेथड से क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता है। क्या चीज कैलकुलेट होती है इससे? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे ये कैलकुलेट होती है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी इसको हम बोल देते हैं। तो वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड कितना है? दैट इज नेशनल इनकम। उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर देंगे, या जनरल वे में हम उसी को नेशनल इनकम बोल देते हैं, होती नहीं है। दैट इज, वो क्या होती है? जीडीपी एमपी। इससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और नेशनल इनकम जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ये चीज, तो जब हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगी उससे हम एनएनपीएफसी निकाल ही लेंगे। ठीक है ना? एनएनपीएफसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। किससे? जीडीपी एमपी से। कैसे करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआईएफए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम निकाल लेंगे, ये बात की बात है। बट पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीडीपी एमपी होता क्या है। जीडीपी एमपी क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखिए, एक बात ध्यान रखने ना, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई टू 30 जून। ये फाइनेंशियल ईयर है जो आम पब्लिक के लिए, ये जो हमारे बही खाते चलते हैं, जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसके लिए हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 1 जुलाई टू 30 जून होता है। अब ये देखिए, जीडीपी एमपी क्या है? एक इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसकी मार्केट वैल्यू है। तो उस मार्केट वैल्यू में से अगर हमें क्या निकालनी है? जीडीपी एमपी निकालनी है। तो सीधा सा तरीका है, इसमें केवल हमें वैल्यू एडेड कितनी हो चुकी है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट है या हमारे जो कॉस्टिंग आ रही है जिनकी, वो सारी की सारी कॉस्ट हटानी है। क्या है, कैसे है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक बार देखते हैं।
हाँ जी, देखिए वैल्यू एडेड मेथड, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने गेहूं बनाया, गेहूं मतलब उगाने के लिए उसने क्या है, बीज खरीदे। बीज खरीदे किससे? सेलर से। किसने? फार्मर ने। यहां पर इसने वैल्यू ऐड करके इसको बेचा, यहां पर ही वैल्यू एडेड जुड़ी। सीड्स की कॉस्टिंग अलग थी, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा और इसको किसान को बेच दिया। किसान ने ये मीडिएटर को बेच दिया। किसको बेच दिया? मिडिलमैन। मिडिलमैन को बेच दिया और इसने अपनी वैल्यू ऐड की, तो इसकी वैल्यू एडेड जुड़ गई। इस मिडिलमैन ने सॉरी, ये जो व्हीट था ये मिडिलमैन को बेचा। इस मिडिलमैन ने इसमें अपना वैल्यू ऐड किया और ये किसको बेच दिया? होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने ये बेच दिया रिटेलर को, इसमें वैल्यू ऐड किया। रिटेलर ने इसमें अपनी वैल्यू ऐड की और इसको बेच दिया मान लीजिए होटल को। और होटल ने इसमें अपनी वैल्यू ऐड की और ये किसको बेच दिया? कंज्यूमर को। इस तरीके से सबने अपनी अपनी वैल्यू ऐड करी और इसका मतलब इन्होंने सबने अपनी अपनी इनकम जनरेट की और वो उसके बाद वैल्यू किसको गई है? कंज्यूमर को। तो इसका मतलब ये जो बीज आपने खरीदा था यहाँ से और ये जो होटल वाले ने रोटी बना करके कंज्यूमर को बेची, यहाँ तक में इन सब में सबके प्रॉफिट्स शामिल हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें सिर्फ इतना करना है, हमें इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर के पास पहुंच रही है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसमें से जितनी भी कॉस्टिंग आई है वो सारी कॉस्टिंग को हटा देना है। तो इस चीज को हम ऐसे समझें कि जो हमारे पास टोटल आउटपुट जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ है? टोटल आउटपुट। वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। क्या? वैल्यू ऑफ फैक्टर इनपुट्स प्लस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। देखिए बात बहुत सीधी सी है। हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनपुट, इसमें एक ये शामिल होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट शामिल होते हैं। नॉन फैक्टर का मतलब रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दैट इज नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी होती है। नेशनल इनकम में हम कुछ नहीं करते, केवल फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसी वजह से जब हमारा फॉर्मूला देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट का, या फिर हम जो भी कुछ फॉर्मूला देखते हैं तो हम देखते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दिस इज वैल्यू ऑफ फैक्टर इनपुट। क्या है? ये होती है वैल्यू एडेड। ये कितनी वैल्यू ऐड हो चुकी है, सबने कितना कितना पैसा कमा लिया, दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, हमें इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, इसके अंदर हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको और थोड़ा सा डिटेल करते हैं इस फॉर्मूले को। ग्रॉस वैल्यू एडेड का ये जो फॉर्मूला है, मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब एक चीज समझिएगा, ये जो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है, इसको लिखते हैं प्राइस इनटू में क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको जनरल प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्वांटिटी जो होती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने गेहूं उगाई। अब वो उस गेहूं को उगा के क्या करेगा, भैया कुछ तो अपने घर के लिए यूज ले लेगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कुछ माल वो क्या करेगा, बेच देगा, सोल्ड क्वांटिटी, और कुछ माल उसके पास हो सकता है बिना बिका रह जाए, अनसोल्ड क्वांटिटी, और इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। इसी का और नाम पड़ जाता है चेंज इन स्टॉक। जिसको हम आगे जाके करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए, ये जो सोल्ड क्वांटिटी है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने जो माल है अपने हिंदुस्तान के अंदर ही बेच रहा हो, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक सेल्स। क्या कहलाती है ये? डोमेस्टिक सेल्स। और हो सकता है विदेशियों को बेच दे, दैट इज एक्सपोर्ट्स, बाहर बेच दिया हिंदुस्तान से। तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट है, हम इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इसका क्या नाम बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल देते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? इंटरमीडिएट कॉस्ट को और क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये जो परचेज है, ये 2 जगह से हो सकती है। परचेज कहां कहां से हो सकता है? डोमेस्टिक परचेज हो, और हो सकता है ये आपने क्या कर दिया हो, इंपोर्ट किया हो माल। क्या किया हो? इंपोर्ट किया हो। तो ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बन जाता है अगर हम वैल्यू एडेड मेथड को प्रॉपर वे में समझना चाहें। ठीक है, जब भी हम इसके सवाल करते हैं, सवाल करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक बार एक छोटी सी चीज देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक क्या चीज है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक होता है कि मैं मान लीजिए मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं।
मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और मैंने क्या किया, मैंने कपड़ा बनाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का कपड़ा बनाया और मेरे पास 31 मार्च तक 10,000 रुपये का कपड़ा बच गया। अब मैं क्या करूँगा, वो जो 10,000 रुपये का कपड़ा है वो 31 मार्च को नहीं बिक पाया, तो अब कब बेचूंगा, 1 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेचूंगा। तो इस साल के लिए तो वो बन गया क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इस साल का प्रोडक्शन था, इस साल नहीं बिक पाया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या, जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओपन हुआ वो स्टॉक ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर दिया गया उस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो पिछले साल का जो इन्वेंट्री थी वो इस साल बिक रही है, दैट्स व्हाई इट इज ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम इसको पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में ये शामिल हो चुका है। इसलिए इस साल के जब हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इस साल के स्टॉक में से इस ओपनिंग स्टॉक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इस साल नहीं हुआ, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, ये इस फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, केवल वो ही इंक्लूड होंगी। पिछले साल का जो प्रोडक्शन था वो इस साल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई ओपनिंग स्टॉक उसको हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसके जब हम सवाल करते हैं तो जनरली हमारे पास सवाल में फॉर्मूला मिलता है सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। सिंपल सा एक तरीका होता है, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, और फिर मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा एक सवाल करके बताता हूं छोटा सा,